हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। यस, आपने सही पहचाना, माय नेम इज योगेश सिंह। और आप भली बात ही पहचानते हो तो आपको पता भी होगा मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्लास 9th का फिजिक्स लेके आया हूँ। और क्लास 9th की फिजिक्स में आज हमको टॉपिक पढ़ना है न्यूटन की गति के नियम। जैसा कि हमारा पार्ट क्या है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने पहला वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया, बहुत सारी बातें हमने जानी हैं। तो आज सेकंड लेक्चर इसका है। अगर पहला लेक्चर नहीं देख के आओ ना भैया तो देख के आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बातें आपको बताई गई है और आपके लिए बेहद हेल्पफुल साबित होगा कि कैसे गाड़ी पे चलते तो कैसे चलती गाड़ी से कैसे उतरते हैं। कमाल की बात है ना जी। ऐसा काम करना नहीं, गिर जाओगे, टूट जाएगा हाथ पैर, दांत टूट जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेगा लोगों के, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आज की टॉपिक को, न्यूटन के गति के नियम। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप आज का नोट्स ले लो फटाक से। पहले नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, चाहे नोट कर लो, फिर पढ़ते हैं उस बढ़िया से। तो उम्मीद करते हैं कि आपने उसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी वॉपी पे। अब देखो जरा, तो अगर लिखे हो तो देखो पहले क्या लिखा है। पहले हेडिंग पढ़ी है न्यूटन की गति के नियम, हेडिंग पढ़ी है, ठीक है ना। तो देखो जरा, न्यूटन साहब एक वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन। पूरा नाम क्या था? सर आइजैक न्यूटन। एक वैज्ञानिक थे, बहुत टॉप कैटेगरी के, मतलब कि भौतिक विज्ञान के बहुत, मतलब कि ऐसे कह सकते हो बहुत महान इंसान थे यारो। क्या लिखा है? न्यूटन की ने वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए, गति से संबंधित जो भी वर्णन था ना, वो न्यूटन ने अपने 3 नियम में किया था। समझना मैंने क्या बोला? कोई वस्तु चल रही है, रुकी है, यानी कि वस्तु की गत्यावस्था विरामावस्था से संबंधित न्यूटन साहब ने 3 ठो नियम दे दिए। उन्हीं को हमने क्या कहा? न्यूटन का गति का नियम कहा, ठीक है ना। और 3 नियम क्या है आज हम वही जानेंगे। पहला नियम देखो, पहला हेडिंग पढ़ा होगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। पहली हेडिंग क्या है बच्चों हमारी? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। और बेहद यह वाला वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि तमाम वह बातें मैं बताने वाला हूँ जो आपको कोई बताता नहीं है। तो यह क्या होता है कि यार सीधी सीधी बात है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अगर कोई वस्तु क्या है विराम अवस्था में है, तो विराम में रहना चाहती है। ये अपने मन में थोड़ी चलेगी, अपने मन नहीं चलेगी, इसको चलाना पड़ेगा तब चलेगी। या फिर कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वह गति ही करना चाहती है, लेकिन तुमको ऐसा रुक जाती है। तो पीछे वाला वीडियो देख के मैंने आपको भली बात समझाया है कि वह रुकती इसलिए है, नीचे घर्षण बल काम कर रहा है ना, नहीं रुकती नहीं हो। तो कोई बल काम करता है तो बल लगाओगे तब रुकेगी। लेकिन न्यूटन साहब ने क्या कहा? अगर कोई विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। जब तक बाहर से बल नहीं लगाओगे ना, देखो वस्तु गति कर रही थी तो बाहर से घर्षण लग रहा था तब रुक गई। और देखो ये रुकी हुई है ना, तो हम अगर बल लगा देंगे तो चल भी जाएगी, तो बल लगाना पड़ेगा। तो क्या बोला गया पहले नियम में? अगर आपको बढ़िया से, अब आपको याद भी हो गया होगा भाई साहब कि यह इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहना चाहती है, और अगर गत्यावस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अब इस पहले नियम को ध्यान दीजिएगा, इस पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम, आप 11th में आओगे तो इस बात को गैलीलियो ने प्रूफ करा था। या फिर है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम भी यही है कि मतलब कि कोई भी वस्तु अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। अच्छा, वस्तु विराम में थी तो चल, मतलब कि क्यों नहीं चल रही थी? मुझे चलाना पड़ा, मुझे बल क्यों लगाना पड़ा? बल मुझे तभी लगाना पड़ता है जब कोई हमारा विरोध करता है। तो अपने मतलब कि रुकने का, चलने का विरोध कर रही थी, कहीं मैं नहीं चलना चाहती, तभी तो मुझे बल लगाना पड़ा। तो वही जड़त्व का नियम कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वस्तु गति में है तो रोकना चाहोगे तभी आपको बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी विरोध हो रहा है। और अगर चल रही है तो रोकने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा, मतलब कि रुकी हुई है तो चलाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह भी विरोध कर रहा है चलने का अपने। तो पहला नियम याद रखिएगा, गैलीलियो का नियम कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं जड़त्व का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अब देखो सवाल नंबर दूसरा क्या है, मतलब कि इसका न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है? बोल रहा है इस नियमानुसार न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है, आपको यह जानना है।
तो इस नियमानुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल। अच्छा मान लो हमारे पास यह कोई वस्तु है, अगर यह कोई वस्तु ज़मीन पे चलो मान लिया रखी गई है तो इसका कुछ द्रव्यमान तो होगा। चलो मान लिया इनका द्रव्यमान कितना है, यम की ग्रह, ठीक है ना। चलो क्या मान लिया, इनका द्रव्यमान कितना है बच्चों, यम की ग्रह है। और मैंने इस पर चलो मान लिया बल लगा दिया, चलो मैंने क्या लगा दिया, यफ बल लगाया, ठीक है ना। अब मैंने बल लगाया तो यह वस्तु क्या होगी, चलेगी। वस्तु चलना शुरू कर दी तो वस्तु में वेग आ गया और वेग में परिवर्तन भी होगा। कभी बल ज़्यादा कम लगाओगे तो वेग में परिवर्तन आएगी, त्वरण भी आ जाएगा। अगर त्वरण नहीं भी आता है तो अगर एक समान चाल से चली रही है तो एक समान त्वरण आएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है ना। अगर बल लगाओगे यम की ग्रह की वस्तु पर अगर आप बल लगाते हो तो ये चलना शुरू कर देगा, चलेगा तो जाहिर सी बात है त्वरण आना तय है। त्वरण आने का मतलब क्या, प्रारंभिक 0 था, अंतिम कितना था, जो भी होगा बटे टाइम पे तो आ ही जाएगा, वो त्वरण तो बनना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब बोल रहा है किसी वस्तु पर लगाया गया बल एफ उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे बोला जाता है जो फोर्स होता है ना वह अनुक्रमानुपाती होता है मास के। ये देखो बेटा, अनुक्रमानुपाती माने क्या होता है, मास जितना ज़्यादा रहेगा आपको बल उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर वस्तु 2 किलो की है तो कम बल में काम चल जाएगा, वस्तु 20 किलो का है और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, वस्तु 50 किलो का है तो और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि मास बढ़ेगा तो बल भी बढ़ाना पड़ेगा, यह पहला मतलब बनता है, ठीक है ना। और जो फोर्स होता है ना वह प्रोपोर्शनल त्वरण के भी होता है, ठीक है ना। जितना फोर्स लगाओगे उतना फोर्स ज़्यादा त्वरण ज़्यादा, फोर्स कम त्वरण कम, प्रोपोर्शनल वाला ही होता है। अनुक्रमानुपाती, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। समझ गया ना। दोनों को मिलाओगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा यम ए आ जाएगा और वास्तव में बराबर लगता है। इस पर थोड़ी सा काम होता है, यहाँ पे आता है के एक स्थिरांक होता है, नियतांक टाइप होता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। के का मान यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों ये बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। यही है न्यूटन साहब का दूसरा नियम कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो, किसी वस्तु पर लगाया गया बल एफ उसके द्रव्यमान और बल लगाने से जो त्वरण उत्पन्न हुआ है ना उसके मतलब ये गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। और एक बात और जानिए, यहाँ पे बल भी सदिश है त्वरण भी सदिश है, तो बल की दिशा बराबर त्वरण की दिशा, इसको नोट करिएगा, बल की दिशा बराबर त्वरण की दिशा आएगी। यानी कि जिधर आप बल लगाओगे ना उधर ही त्वरण होगा, आप इधर बल लगाओगे तो इधर त्वरण होगा, उधर लगाओगे तो उधर त्वरण होगा, ठीक है ना। और वस्तु मान लो चल रही है, रोकना चाहोगे तो दैट टाइम क्या होने वाला है, तो मंदन होगा वहाँ पे, तो एक का मान लेते हैं माइनस में। अच्छा एक बात और देखो जरा, यह बराबर आपने पढ़ा यम ए पढ़ा, तो अगर मान लिया यदि इफ यम बराबर 1 किलोग्राम और ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, तब यह बराबर क्या आएगा, 1 गुणे 1 यानी कि 1 न्यूटन। कितना आएगा, 1 न्यूटन आएगा, है ना। यानी कि हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन की परिभाषा, अगर कोई बोलता है 1 न्यूटन की बता दो परिभाषा क्या होगी, तो क्या बोलोगे, किसी वस्तु पर, किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर अगर मतलब इतना बल लगाया जाए कि उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए तो लगाया गया बल 1 न्यूटन का होगा। हमने क्या बोला, किसी 1 किलोग्राम वाली वस्तु पर इतना बल लगाया जाए, लिख लो कॉपी में, कोई बात नहीं है, नोट कर लो, मैंने नोट में लिखा आपने, किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर इतना बल लगाया जाए कि वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए तो लगाया गया बल 1 न्यूटन का होगा। खत्म बात। अब देखो जरा, हम बोलेंगे एफ का मात्रक, एफ का वैज्ञानिक मात्रक तो हो गया और न्यूटन, लेकिन एफ का मात्रक क्या होगा, देखो चूंकि यह बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर होता है यम ए, तो हम क्या बोलेंगे, एफ का एसआई मात्रक हम लोग पढ़ रहे हैं, सब एसआई मात्रक है, एफ का मात्रक बराबर एम का मात्रक और गुणे ए का मात्रक। अब दुनिया जानती है मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है, और त्वरण का क्या होता है बच्चों, मीटर और प्रति सेकंड का स्क्वायर। पूरा मिला दोगे तो क्या आ जाएगा, किग्रा
मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये क्या है, SI मात्रक है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा हमारी बात का। अगले वाले वीडियो में मात्रकों के बारे में चर्चा करूंगा, इसके बल के मात्रकों के बारे में। लेकिन आप अभी यही जानिए कि मैंने क्या बोला, F बराबर होता है MI, F का मात्रक बराबर M का मात्रक गुणे A का मात्रक। तो M का मात्रक किलोग्राम, SI मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम में मात्रक, और A का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया आप जानते हो, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो वहां से आप ला सकते हो मीटर पर सेकेंड का, सबको मिला दोगे तो क्या मात्रक आएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। यह भी हो गया हमारा। अथवा न्यूटन भी कहते हैं, अथवा क्या बोलते हैं, अथवा बोलते हैं न्यूटन। और न्यूटन का सिंबल कैपिटल N होता है, ध्यान दीजिए कैपिटल N, ठीक है ना। अब आते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर हम लोग आते हैं, ठीक है ना। और तृतीय नियम ये आज का लास्ट और बेहद ही रोचक है वह नियम, आपको समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अब देखो जरा, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ये आपके जीवन में रोज घटनाएं इस टाइप घटती होंगी, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते थे। या न्यूटन साहब ने ध्यान दिया और काफ़ी इसके बारे में हमको बताया। अच्छे से अगर देख पा रहे हो तो मैं भी देख लूँ, अच्छे से ही देख पा रहे हो लगता है ना। अब देखो बच्चों कि इस नियम के अनुसार, इसमें आपने क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या बोला गया है, प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब एक बात देखो जरा, इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपने एग्जाम्पल में लिखा होगा कि मान लो हमारे पास कोई पिंड A है और यहाँ पे कोई पिंड क्या है, B है। अब इस पाठ में बहुत कुछ पढ़ना बच्चों, पढ़ना ना मजा आने वाला है, ठीक है ना। अगर मान लो A B पर बल लगा रहा है, अगर मान लो A B पर, यानी कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A, अगर A वाला B पे बल लगा रहा है ना, तो देखो A वाला B पे इधर बल लगाया, इसे बोलते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A, यानी A की वजह से B पर लगा बल, FV हो गया, ठीक है ना। तो B वाला भी A पर लगाएगा, B वाला भी क्या होगा, A पर कन्फर्म लगाएगा। भले तुमको नहीं बाहर से दिख रहा है, लेकिन ये लगाएगा और ये इधर लगाएगा। ये हो जाएगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B। चूंकि बेटा बल की दिशाएं विपरीत हैं तो यहाँ पे लगा दो माइनस। ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अभी यहाँ पे नहीं समझाया। अब देखो जरा, आपने कुछ एग्जाम्पल लिखा है कि तैरते समय तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है। अगर आपने इंसान को तैरते देखा होगा तो इंसान पानी की ओर अपने हाथ से क्या करता है, पीछे धकेलता है। जितना वो पीछे धकेलता है उतना आगे जाता है। तो पीछे देखो, हमने बल पीछे लगाया, पानी ने आगे लगाया। हमने पानी को ढकेलने के लिए बल पीछे लगाया, पानी ने आगे लगाया, तभी तैर पा रहा। अगर पीछे ना ढकेले ना तो डूब के मर जाएगा बेचारा। लेकिन पीछे, अब वो तैराक नहीं जान रहा है क्रिया प्रतिक्रिया। भाई तैराक वैराक जानते होंगे, बेशक जानते हैं, पढ़े लिखे होंगे, जानते होंगे। लेकिन गाँव में मतलब कि जो गाँव में जो पुराने लोग होते हैं ना, वो मतलब कि जब भैंस चराने जाते हैं नदी के किनारे, तो वहाँ पर ऐसा तैर लेते हैं हाथ पाँव मार के। वो क्या जाने क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। अगर उनके पास जाके बोलोगे नदी के पास, सर तुमने एक्शन रिएक्शन लगा रहे हो क्या, तो बोलेगा ये क्या बात कर रहा है भाई, फौरे मत बताओ, हिंदी में बोलो क्या हो रहा है। तो भी बोलोगे क्रिया प्रतिक्रिया, तब भी बोलेगा भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं है तो क्या करोगे भाई, मैं क्या करूँ। अब देखो यहाँ पे
क्या लिखा है, प्रत्येक क्रिया के लिए समान परंतु विपरीत क्रिया दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। आई मैंने क्या बोला, जब मतलब स्विमर कोई तैरता है तो दैट टाइम अपने हाथ से पानी को पीछे की ओर मारता है तो आगे की ओर जाता है, जाहिर सी बात है। ये बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, बंदूक से गोली दागने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, यहाँ भी क्रिया प्रतिक्रिया है। देखो मैं बंदूक से ट्रिगर दबाया तो गोली आगे गई, मैं पीछे आया। अबे जरूरी थोड़े है कि गोली अगर जितना तेज आगे जाएगा उतना मैं पीछे आऊँगा। गोली इतनी चुटकी का है, छोटा सा है, मैं इतना बड़ा हूँ, तो मतलब कि उतना बल मुझे भी लगता है, हालांकि मैं थोड़ी दूर पे गिरता हूँ। इसीलिए मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि जितने भी मतलब सैनिक वैनिक होते हैं पीछे बड़े बड़े बोरिए बिस्तर बांध लेते हैं कि गोली चलाने पर झटका लगे भी तो बहुत पीछे ना जाए, थोड़ी दूर पे समझ जाए। तो मास ज़्यादा होता है ना, गोली कहीं 10-20 ग्राम का, मैं 50 किलो का यार, तो मैं उतना तेज थोड़ी जाऊँगा, उस हिसाब से मैं यहीं पर रह जाऊँगा, है ना। तो वही बात है, गोली आगे तो मैं पीछे। देखो आगे क्रिया, गोली आगे गई, प्रतिक्रिया पीछे और मैं पीछे आ गया। तीसरी बात क्या है, नाव के किनारे पर कूदते समय नाव पीछे की ओर भागती है। मैंने क्या बोला, अगर आप मान लो नदी के किनारे, नदी में तैर वैर रहे हो, नाव पर बोट पर सैर कर रहे हो, तो दैट टाइम क्या होता है कि ये मान लो भैया, चलो ये मान लो ये नदी का ये नाव है, ये नदी का नाव है और आप इसको कूद के यहाँ से यहाँ आना चाहते हो, तो जब आते हो ना तो नाव पीछे की ओर भाग जाती है। देखो आप पीछे बल लगाए तो आप आगे आए, आपका जो पैर था ना भाई साहब वो पीछे बल लगाया तब तुम आगे आए। ये देखो यहाँ पे क्रिया हुई तो यहाँ पे प्रतिक्रिया हो गई। अगर तुम पीछे बल ना, अगर सपोज करो भाई, एक बात सुनो मेरी बात को पहले। अगर मान लो आपको लंबी दौड़ दौड़नी, मतलब ऊंची कूद कूदनी हो, बढ़िया से समझो, ऊंची कूद या लंबी कूद कूदनी हो, तो देखते हो कि खिलाड़ी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रेस बना के आता है ना। अगर मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक कूदना है तो आप यहीं से खड़ा होकर थोड़ी कूद पाओगे, लेकिन हाँ यहाँ से अगर दौड़ के आओ तो उम्मीद करता हूँ कि हाँ यहाँ तक आ जाओगे। दौड़ क्यों पाते, देखो भाई दौड़ना क्यों शुरू होता है, जितना तेज दौड़ते हो ना उतना, जब यहाँ इस स्थिति, जब यहाँ पे अंतिम में कूदने वाले पोजीशन पे आते हो तो आप अपने पंजे को उतना तेज पीछे ढकेलते हो, फटाक से तुम आगे जाते हो। यानी कि जितना अधिक तुम पंजे को पीछे की ओर ढकेलोगे उतना अधिक तुम आगे आओगे। अब यहाँ पे क्या होता है, हम पंजे को ढकेल नहीं पाते, यहाँ पे पंजा थोड़ी ढकलाएगा, पंजा ढकलाएगा मैं एक नाले में गिर जाऊँगा, अगर नाला होगा तो गिर जाऊँगा, बह जाऊँगा, पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमने एक्शन रिएक्शन तो पढ़ रखा है। अब नाला कूदने के लिए हमको दौड़ना पड़ेगा, और तुम जानते हो भली भांति कि हमको दौड़ना पड़ेगा, बशर्ते तुम एक क्रिया प्रतिक्रिया न सुनो, दूसरी बात है। लेकिन तुम जानते हो अगर हमको लंबी कूद या ऊंची कूद कूदें तो दौड़ बनाना पड़ता है, तब मैं चलता हूँ करता हूँ ना हो, इससे ताकि मैं जितना अधिक तुम क्रिया करोगे उतना तुम प्रतिक्रिया पाओगे, जितना ज़्यादा तुम पीछे बल लगाओगे उतना तुम आगे जाओगे, सीधी सीधी बात है। जब तुम चलते हो ना, जब इंसान चलता है ना भाई साहब, तो भी अब प्रतिक्रिया क्रिया होता है यहाँ पे। अच्छा सपोज करो एक इंसान, मतलब कि मैं भली बात है, मान लो हमारा पंजा है, क्या तुम ऐसे ऐसे चलते हो क्या, यहाँ से कूद के ऐसे कूदना पड़ेगा, ए ऐसा चलने के लिए, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते, पंजा देखो, एक पंजा पीछे मारा आगे गया, पीछे मारा, मतलब पंजा पीछे प्रतिक्रिया कर रहा है या क्रिया कर रहा है, तो आगे में जाके प्रतिक्रिया हो रहा है मेरे साथ। पंजा पीछे चल रहा है, अगर गौर करो तो मैं उठा हर समय पहले एड़ी, मतलब कि पहले पीछे का उठता है तो ये वाला जो पांचों उंगलियां पीछे धक्का देती हैं तब मैं आगे जाता हूं, ऐसा होता है हमारे साथ। यही तो है वास्तव में क्रिया प्रतिक्रिया। यही क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। और हाँ एक बात ऐसा हो सकता है बच्चों, हमारे बच्चों के मन में क्रिया प्रतिक्रिया के लिए एक संदेह पैदा हो सकता है। वो संदेह क्या है कि जब कोई वस्तु क्या क्रिया प्रतिक्रिया लग रही है, तो मान लो सपोज करते हैं यार, क्रिया प्रतिक्रिया लग रही है, अगर मैं जितना बल लगा रहा हूँ उतना बल लगा दे रहा है, तब तो हो गया संतुलित बल। तो यानी कि विराम वाले को विराम में रहना चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे लगाया 5 न्यूटन का बल, तो इसने मेरे पे 5 का लगाया, तो ये तो संतुलित बल हो गया। फिर चला क्यों, फिर संतुलित बल हो गया, चला क्यों फिर। मान लो भैया सपोज करो 1 मिनट के लिए कि मैंने क्या बोला, अगर नाव मैंने पीछे की ओर बल लगाया तो नाव आगे की ओर लगाया, जितना मैंने नाव पर पीछे लगाया उतना नाव आगे की ओर लगा दिया, तो दोनों चले क्यों, समझना हमारी बात को। संतुलित बल वे बल होते हैं, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मत हो आपके लिए। संतुलित बल वे बल होते हैं जब एक ही वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में लगाए गए बल, एक ही वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में लगाए
गए बल, एक ही वस्तु पर दो विपरीत दिशाओं में लगाए गए बल तब ये संतुलित होगा। देखो मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मान लो कोई बल यहाँ से लगा है 10 न्यूटन का और कोई बल यहाँ से भी लगा दे 10 न्यूटन का, तब यह कहीं नहीं जाएगा। देखो एक ही वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में लगे हैं, अब यह कहीं नहीं, संतुलन में रहेगा बिल्कुल। अब क्रिया प्रतिक्रिया में क्या हो रहा है कि देखो मैं मान लो दीवार यहाँ पे, मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ, तो मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ, दीवार मुझे दे रहा है। मैं देखो अब दो अलग अलग वस्तु हो गई, मैं दीवार पर बल लगा रहा हूँ, मैं दीवार पर बल लगा रहा और दीवार मेरे पर, तो संतुलित कहाँ हुआ? संतुलित होने के लिए एक वस्तु पर दो अलग दिशाओं में लगने बल जरूरी है। और बेटा जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है ना, ये एक वस्तु पर दो बल थोड़ी लग रहा है, दो अलग अलग वस्तुओं पर दो बल लग रहे हैं। मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा, दीवार मेरे पर लगा रहा है, तो संतुलन वाली बात कहीं मत सोचिएगा। तो उम्मीद करते हैं। और एक अंतिम वाला रॉकेट की गति, रॉकेट की गति में क्या होता है, नीचे भट्टी सुलगाई जाती है, जो भी हो यहाँ पे मतलब कि गैस पैदा किया जाता है, तो गैस जितना अधिक प्रेशर नीचे बनाएगा मतलब कि उतना अधिक के ऊपर जाएंगे। समझना हमारी बात को, गैस यहाँ पे मतलब कि जितना अधिक प्रेशर निकलने के लिए बनाएगा। सपोज करो मेरी बात को कह सकते हैं इसको ऐसे, अगर मान लो यहाँ से गैस आ भी जाए, सपोज करो अगर गैस, एक मिनट, रॉकेट का मैं तुमको पूरा पढ़ा रहा हूँ बढ़िया से कि रॉकेट आपकी उड़ती कैसी है, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, अंतिम टॉपिक हमारा आज का है और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करने वाले हैं इसको। क्या होता है कि रॉकेट में ज्वलनशील पदार्थ के जलने से बहुत अधिक मात्रा में गैस उत्पन्न होती हैं। रॉकेट में देखो, रॉकेट में क्या होता है, बहुत अधिक, ये जो रॉकेट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। इस जलने से क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को जेट नली द्वारा, इस गैस को जेट नली द्वारा, यही जेट नली है, द्वारा क्या होता है, अत्यधिक वेग से बाहर निकाला जाता है। इस गैस को जेट नली द्वारा अत्यधिक वेग से बाहर निकाला जाता है। अब देखो, गैस द्वारा आरोपित बल के विपरीत दिशा में समान प्रति, जितना तेज नीचे आएगा ना उतना इनको ऊपर भेजना चाहेगा। यहाँ भी क्या लग रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया लग रहा है, फलस्वरूप रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। बस ये जितना तेज गैस नीचे यहाँ से आएगा उतना ऊपर की ओर जाएगा। यही होता है एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का भी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी आप इंजॉय करके पढ़ाई किए होगे और अपना नोट्स भी आप कंप्लीट कर लिए होगे। तो आप हैप्पी हो जाओ। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर कुछ सवाल होंगे, ठीक है ना। यानी कि यह बराबर MA पे सवाल बनते हैं हमारे लिए, तो उस पर पहले बात करेंगे, तो फिर आगे फिर चला जाएगा। तो आप फिर से एक बार स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।